दोस्तों, आज मैं भारत के वैश्विक संबंधों और अमेरिका की कूटनीति के प्रति मोदी के दृढ़ संकल्प के बारे में बात करने जा रहा हूं। ट्रंप टैरिफ, अमेरिकी ट्रेड टीम ने टाल दी भारत की यात्रा। 25 अगस्त को दिल्ली में होनी थी मीटिंग। ट्रंप के द्वारा रूस से कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों खरीदने के लिए भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पिछले कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से आने वाले दिनों में भारत को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार भारत को बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की वार्ता को टाल दिया। ये बैठक दिल्ली में 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक होने वाली थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि इस दौरे को संभवतः पुनर्निर्धारित किया जाएगा। अब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। छठी दौर की वार्ता होनी थी, लेकिन अब वह स्थगित हो गई है। ये बैठक का स्थगन होना भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% यानी कुल 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि वह भारत के कृषि और डेयरी के सेक्टर में और व्यापार करे, लेकिन भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि वह अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर ऐसे में अमेरिकी बाजार भारत के कृषि बाजार में दाखिल होता है तो इससे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अमेरिका और भारत लंबे समय से बड़े स्तर पर व्यापार करते आए हैं। लक्ष्य रखा गया है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना है। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। अभी दोनों के बीच $191 अरब का व्यापार होता है। अमेरिका की ओर से भारत पर 7 अगस्त से ही 25% टैरिफ लागू है। रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया गया है, जो कि 27 अगस्त से लागू होगा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर $33.53 अरब तक पहुंच गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर $17.41 अरब रहा। इस अवधि में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई आमने सामने की मुलाकात का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। सवाल यह है कि अब इस बेनतीजा रही बातचीत का भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी इज टू मेक हिम अ फ्रेंड। यानी एक दुश्मन को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपना दोस्त बना लेना। तो क्या अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की दिखाई राह पर चल रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले तक व्लादिमीर पुतिन को पानी पी पी कर कोस रहे, युद्ध नहीं बंद करने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से ऐसी दोस्ती दिखाई जैसे बिछड़े हुए दो बहुत पक्के दोस्तों की मुलाकात हो रही हो। ट्रंप ने पुतिन का ऐसा शानदार स्वागत किया जैसा आज तक किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का नहीं किया। हाल ही में इसी मुद्दों से संबंधित नाटो देश, जिन्हें नाटो सहयोगी कहा जाता है, संप्रभु राष्ट्र हैं जो नाटो के माध्यम से राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमत से सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। यूक्रेन के समर्थन में नाटो देश ट्रंप के साथ बातचीत के लिए जेलेंस्की के साथ एकजुट हुए। अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन वार्ता से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि पुतिन इस बात पर सहमत हो गए हैं कि युद्ध समाप्ति समझौते के हिस्से के रूप में अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र फिर से किया है और अपने इस दावे को दोहराया है कि अमेरिका ने दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच परमाणु तनाव को टालने में मदद की थी। भारत का कहना है कि मई में हुए संघर्ष भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए युद्ध विराम के जरिए समाप्त हुआ था। पाकिस्तान ने ट्रंप को श्रेय दिया था और अमेरिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करता रहा है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ असफल शिखर सम्मेलन के बाद फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य जीवन बचाना है तथा वे विश्व भर में संघर्षों में अपनी भागीदारी को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही उनका अमेरिका पर कोई खास प्रभाव न पड़ा हो। उनकी यह प्रतिक्रिया
फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी के एक प्रश्न पर आई, जिसमें उन्होंने जानना चाहा था कि क्या वह दुनिया को बचाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में हुई मुलाकात से पहले और बाद में अगर किसी देश का नाम बार बार लिया गया तो वह भारत है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मुद्दों को सुलझाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वहीं ट्रंप ने भी बैठक से पहले ही फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा था कि रूस ने अपना एक महत्वपूर्ण क्लाइंट खो दिया है और वह है भारत। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि अभी यूक्रेन संकट को लेकर कोई डील नहीं हो पाई है। पुतिन से मिलने अलास्का रवाना होने से पहले ही ट्रंप ने साफ किया था कि वह कोई भी आर्थिक समझौता नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा, भारत रूस से करीब 40% तेल खरीदता था, ऐसे में रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि चीन भी रूस से काफी तेल खरीदता है और अगर मैं उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाता हूं तो हालात खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इसलिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% आयात शुल्क लगाने का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने जिन शुल्कों का ऐलान किया है उनमें से आधी लागू हो चुकी है और बाकी 27 अगस्त 2025 को लागू हो जाएगी। भारत पाकिस्तान तनाव का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने परमाणु तनाव बढ़ने की स्थिति को टाल दिया। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान पर नजर डालिए, वे पहले से ही हवाई जहाज मार गिरा रहे थे और शायद वह परमाणु हमला होता और मैं ऐसा करने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, पहला नंबर है जीवन का और दूसरा नंबर है बाकी सब कुछ। युद्ध बहुत बुरे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक संघर्ष चला था। इस नरसंहार में पहलगाम की सुंदर बैसरन घाटी में छुट्टियां मना रहे 26 निर्दोष नागरिकों की पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने निर्ममतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी थी। जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस विशाल सैन्य अभियान में 100 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। पाकिस्तान ने हवाई हमलों का जवाब ड्रोन और मिसाइलों से दिया, जिन्हें अंततः भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। यह 10 मई तक जारी रहा, जब पाकिस्तान ने भारत से संपर्क कर युद्ध विराम का अनुरोध किया। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि उनकी भागीदारी के कारण शत्रुता समाप्त हुई, जिसके साथ टैरिफ का खतरा भी था, एक ऐसा दावा जिसका भारत ने कई बार खंडन किया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया, ईरान और इजराइल, रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सर्बिया और कोसोवो तथा मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मदद की है तथा कहा है कि इसी कारण राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना उचित है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के पहले 6 महीनों में औसतन हर महीने एक शांति समझौता या युद्ध विराम कराया है। उन्होंने नोबेल के लिए ट्रंप की मांग को दोहराया था। व्हाइट हाउस ने इस सप्ताह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत ने कहा कि व्हाइट हाउस से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी में सत्ता में वापसी के बाद से कई शांति समझौतों और युद्ध विरामों में मध्यस्थता करने में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक संवाददाता से जब व्हाइट हाउस द्वारा ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि आप यह सवाल व्हाइट हाउस से ही पूछ लें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि श्री ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष सहित दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का समय आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की। हालांकि नई दिल्ली ने इस आरोप का खंडन किया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने इस हमले के सीमा पार संबंध पाए जाने के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों ने नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमला किया। 10 मई को हुए युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव समाप्त हो गया।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था, जो गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल समिति को लिखे अपने पत्र में, जिसे उन्होंने ऑनलाइन साझा किया, श्री नेतन्याहू ने कहा कि श्री ट्रंप ने दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ और असाधारण समर्पण का प्रदर्शन किया है। इस्लामाबाद ने जून में यह भी कहा था कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने में मदद करने के लिए श्री ट्रंप के योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए अनुशंसित करेगा। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हर साल अक्टूबर में की जाती है, लेकिन नामांकन जनवरी में ही बंद हो जाते हैं। अगर श्री ट्रंप यह पुरस्कार जीत जाते हैं तो वे थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने प्रेस वार्ता के दौरान यह टिप्पणी की। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष से अपनी टिप्पणी शुरू करते हुए लेविट ने कहा, शांति के मोर्चे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम कराने में मदद की। दोनों देश एक घातक संघर्ष में उलझे हुए थे, जिसने 3 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया था, जब तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे समाप्त करने के लिए कदम नहीं उठाया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष विराम समझौते की घोषणा मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ने की, जिन्होंने राजधानी कुआलालंपुर के निकट अपने आधिकारिक आवास पर कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट और कार्यवाहक थाई प्रधानमंत्री फुम थम वेचायाचाई के बीच वार्ता की मध्यस्थता की। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कंबोडिया के प्रधानमंत्री से सीधे फोन पर बात की और दोनों नेताओं को सूचित किया कि जब तक वे संघर्ष को समाप्त नहीं करते, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई व्यापार वार्ता या समझौता नहीं होगा। इसके लगभग तुरंत बाद एक शांति वार्ता हुई, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाएगी और इन देशों के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सकेगी, और ऐसा हुआ भी। ट्रंप ने बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को रोकने का श्रेय लिया है, क्योंकि नई दिल्ली ने आतंकी ढांचे पर सटीक हमलों के बाद इस्लामाबाद की आक्रामकता का प्रभावी ढंग से जवाब दिया था। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का खंडन किया और अपनी नीति दोहराई कि भारत और पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी मामले को द्विपक्षीय रूप से सुलझाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी भी विश्व नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने 1 घंटे तक कोशिश की, लेकिन मैं अपनी सेना के साथ मीटिंग में था, इसलिए मैं उनका फोन नहीं उठा सका। बाद में मैंने उन्हें वापस कॉल किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझे फोन पर बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था कि अगर पाकिस्तान की यही मंशा है तो उसे बहुत नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हम बड़ा हमला करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, के जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचों पर हमला किया। भारत ने इसके बाद पाकिस्तानी सैन्य आक्रमण को विफल किया और उसके हवाई ठिकानों पर बमबारी की। पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा अपने भारतीय समकक्ष को दिए गए एक बयान के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हुए। अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को भारत की याद आ गई। उन्होंने कहा कि रूस ने अपना एक अहम क्लाइंट खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ की वजह से भारत ने रूस से व्यापार कम कर दिया है। रूस से व्यापार कम करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और रूस पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, जिसे कुछ दिनों बाद 2 गुना कर दिया गया। इधर भारत ने रिजेक्ट किया अमेरिकी F-35 तो रूस का खिला मुंह। सुखोई 57 फाइटर जेट बेचने के लिए डाल रहा डोरे, बनेगी बात। भारत की एयरफोर्स लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए दुनिया के कई देशों में होड़ लगी है। इनमें रूस और अमेरिका भी शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से भारत को इस विमान को बेचने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। भारत के इस रुख का फायदा उठाने की कोशिश रूस कर रहा है। रूस को उम्मीद है कि F-35 खरीदने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद भारत उसके सुखोई 57 जेट को चुनेगा।
रूस ने इसके लिए भारत पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत लड़ाकू विमानों का संयुक्त स्थानीय उत्पादन चाहता है। F-35 और उसके पुर्जे अमेरिका के बाहर नाटो देशों में ही बनते हैं। यह स्पष्ट है कि भारत की शर्तों को पूरा करना अमेरिका के लिए असंभव है। दूसरी ओर ओनिक्स मिसाइलों और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों जैसे कई रूसी हथियार पहले से ही भारत में बन रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए रूस ने सुखोई 57 के लिए भारत से संपर्क की कोशिश शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान आई समस्याओं के बाद फ्रांसीसी राफेल विमानों के उत्पादन को स्थानीय स्तर पर करने पर सहमत जताई है। इससे साफ है कि भारत अब बिना सोचे समझे हथियार नहीं खरीदेगा। यह सब परिस्थितियां रूस के लिए मौके पैदा करती हैं। सुखोई 57 के मामले में रूस न केवल उत्पादन के स्थानीयकरण का वादा करता है बल्कि तकनीकी के ट्रांसफर का भी वादा करता है। रूस का पक्ष इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि पहले 20 से 30 विमान 3 से 4 वर्षों में आने की उम्मीद है। बाकी 70 से 100 यूनिट 2030 के दशक की पहली छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इतना जरूर है कि रूस के चांस इस समय ज्यादा दिखते हैं। भारतीय सेना एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका मुख्य लक्ष्य 2027 तक पहला प्रोटोटाइप उड़ाना है। अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार यह भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बना सकते हैं। इसमें देरी के कारण भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। F-35 के इनकार के बाद सुखोई 57 वर्तमान में भारत के लिए एकमात्र विकल्प दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके निकटतम प्रतिस्पर्धी जेट चीन ने बनाए हैं। चीन और भारत के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि दोनों देश कोई रक्षा सौदा करें। तुर्की से भी भारत के संबंध फिलहाल बहुत सहज नहीं है। ऐसे में तुर्की के कान भी मैदान से बाहर हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के KF-21 अभी विकास के चरण में ही है। भारत पाकिस्तान को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय मदद पर सवाल उठाता है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। पश्चिमी देशों और वैश्विक संगठनों की ओर से पाकिस्तान को दी जा रही सहायता को लेकर भारत चिंतित है। वह आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत को अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति मजबूत करके इस दोहरी नीति का मुकाबला करना होगा। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वह ठोस कार्रवाई की मांग करता आया है, लेकिन अफसोस कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर पश्चिमी देश और कुछ वैश्विक संगठन भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है, वहीं पाकिस्तान को खैरात दी जाती है। यह दुनिया के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान को IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और अमेरिका से लेकर चीन तक ने तरह तरह से मदद दी। जो दुनिया भारत से सिर्फ व्यापार करना चाहती है, वही पाकिस्तान को बार बार मदद क्यों करती है? यह सवाल भारतीयों को परेशान करता है। आइए यहां इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने अमेरिकी विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका लोकतांत्रिक भारत को उपदेश देता है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करता है। पाकिस्तान पर आतंकवाद से संबंध और तानाशाही के आरोप हैं। पीटरसन के अनुसार अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान उपयोगी है। पाकिस्तान ने सोवियत संघ के क्षेत्र से लगी सीमा पर अमेरिका को एक ठिकाना दिया था। उसने चीन तक पहुंचने का रास्ता दिया और अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की। इसलिए अमेरिका ने लोकतंत्र, धार्मिक कट्टरता या आतंकवाद की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। भारत में स्वतंत्र चुनाव, बहुलवाद और स्वतंत्र अदालतें हैं, फिर भी उस पर दबाव डाला जाता है और आलोचना की जाती है। वहीं पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, असहमति को दबाता है और वैश्विक सहानुभूति को मैनिपुलेट करता है, फिर भी उसे अरबों डॉलर की सहायता और हथियार मिलते हैं। साथ ही ट्रंप रिपब्लिकन नेता निकी हेली और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ex-US NSA ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गलत और चिंतापूर्ण बताया है। हेली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में दरार को वाशिंगटन की ओर से एक बड़ी भूल बताया है। रूस, भारत और चीन मिलकर तोड़ेंगे अमेरिका की कमर। जाने RIC सक्रिय हुआ तो क्या होगा? भारत, रूस और चीन के RIC मंच को फिर से सक्रिय करने की कोशिशें वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच RIC का पुनर्जागरण बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा और विदेश नीति में स्वतंत्र रहेगा। रूस, भारत, चीन RIC त्रिपक्षीय मंच को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों के साथ
तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर और इसे और बढ़ाने की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह टैरिफ भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर लगाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों, खासकर किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग के हितों से समझौता नहीं करेगा। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आते हैं तो इसका वैश्विक व्यवस्था और अमेरिका पर क्या असर पड़ सकता है। ब्रिक्स देशों में डी-डॉलराइजेशन, जिसका अर्थ है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के बारे में हाल ही में कोई विशेष खबर नहीं है, लेकिन ब्रिक्स देशों के बीच अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि डी-डॉलराइजेशन ब्रिक्स का आधिकारिक एजेंडा नहीं है, लेकिन सदस्य देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने को बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं, चाहे वह व्यापार, आरक्षित मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के माध्यम के रूप में है। जैसे कि ब्रिक्स देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। कुछ ब्रिक्स देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। ब्रिक्स देशों के बीच एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए ब्रिक्स ब्रिज और ब्रिक्स क्लियर जैसी पहलें भी की हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि डी-डॉलराइजेशन उसका आधिकारिक एजेंडा नहीं है, लेकिन वह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने को बढ़ावा देने के लिए अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत का मानना है कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने से व्यापार में सुविधा होगी और लागत कम होगी। दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।